नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। और अब बात होगी आज शेयर बाजार के दिन भर। आज बाजार कैसा रहा? बाजार दिन भर में शेयर बाजार में आज का कारोबार काफी दिलचस्प रहा। एक तरफ निफ्टी में आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट आ गई, तो वहीं चुनिंदा इंडेक्स हैवी स्टॉक्स पर दबाव रहा। लेकिन दूसरी तरफ पूरे बाजार की तस्वीर सिर्फ इंडेक्स की गिरावट से कमजोर नजर नहीं आई, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ के आंकड़े बताते हैं कि कई शेयरों में खरीदारी बनी रही। आज के बाजार में एक तरफ कच्चे तेल की गिरती कीमतों का असर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर नजर आया, तो दूसरी तरफ डी मार्ट के ब्लॉक डील, शंकेश ज्वेलर्स के बल्क डील्स, वरुण बेवरेजेस के नए कारोबार में उतरने और सीगल इंडिया के बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ने अलग अलग स्टॉक्स को सुर्खियों में रखा। यानी आज का बाजार सिर्फ इंडेक्स की गिरावट की कहानी नहीं, आज की बड़ी तस्वीर में शामिल है कच्चे तेल में गिरावट, डी मार्ट में 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्लॉक डील, शंकेश ज्वेलर्स में बड़े बल्क डील्स, वरुण बेवरेजेस का एल्कोबेव और आरटीडी सेगमेंट में प्रवेश और सीगल इंडिया को 609 करोड़ रुपए का सालाना ट्रांसमिशन चार्जेस वाला बड़ा प्रोजेक्ट। इन सभी खबरों का शेयरों पर क्या असर पड़ा और आगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या संकेत है, आज के बाजार दिन भर में करेंगे पूरी चर्चा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पूरे बाजार के मार्केट स्टैटिस्टिक्स पर। एनएससी पर आज कुल 3645 स्टॉक्स में कारोबार हुआ और इनमें 1967 शेयरों में तेजी देखने को मिली, जबकि 1548 शेयरों में गिरावट रही और निफ्टी भी आज गिरावट के साथ बंद हुआ और 130 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो बढ़त वाले शेयरों की संख्या गिरावट वाले शेयरों से ज्यादा रही। यानी इंडेक्स में गिरावट के बावजूद बाजार के अंदर पूरी तरह एक तरफा बिकवाली देखने को नहीं मिली। अब नजर डालते हैं 52 हफ्तों के लो पर। आज 135 शेयरों ने 52 हफ्तों का हाई बनाया, जबकि 70 शेयर 52 हफ्तों के लो पर पहुंचे। वहीं 129 स्टॉक्स अपर सर्किट में रहे और 79 स्टॉक्स लोअर सर्किट से बंद हुए। अब बात करते हैं बाजार के टर्नओवर की। एनएससी के आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी सेगमेंट में करीब 1.15 लाख करोड़ का कारोबार हुआ और इक्विटी डेरिवेटिव्स में करीब 1.02 लाख करोड़, जबकि कमोडिटी डेरिवेटिव में करीब 70 करोड़ का टर्नओवर रहा। सभी प्रमुख सेगमेंट्स को मिलाकर एनएससी का कुल रिपोर्टेड टर्नओवर करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए रहा। और एक अहम आंकड़ा, एनएससी पर रजिस्टर्ड क्लाइंट अकाउंट्स की संख्या भी करीब 26 करोड़ 83 लाख पहुंच गई है। यानी कि भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स की भागीदारी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं उन शेयर्स पर जिन्होंने बाजार की कमजोरी के बीच आज मजबूती दिखाई। सबसे पहले बात कोटक महिंद्रा बैंक की। शेयर करीब 3.76% चढ़कर 416.70 पर बंद हुआ। इसके बाद एक्सिस बैंक, जिसमें करीब 1.62% की तेजी रही और शेयर 1255 रुपए के आसपास बंद हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 1.57% की तेजी रही और शेयर 1341 पर बंद होने में कामयाब हुआ। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 1.53% बढ़ा और 11,717 पर पहुंचा और एचडीएफसी लाइफ में करीब 1.15% की तेजी देखने को मिली। अब नजर उन बड़े शेयरों पर जिनमें आज दबाव देखने को मिला। भारतीय एयरटेल करीब 2.31% लुढ़क गया और 1,902.10 पर रहा। पावर ग्रिड करीब 2.14% नीचे 265.20 पर बंद हुआ, जबकि इंफोसिस में करीब 2.10% की गिरावट रही और शेयर 1,120 रुपए पर जाकर बंद हुआ। एलएनटी करीब 1.96% लुढ़का और नीचे 4,038.10 पर बंद हुआ और नेस्ले इंडिया में भी गिरावट देखने को मिली, 1.86% की गिरावट रही। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। क्रूड ऑयल, ओएमसीज, एविएशन, पेंट्स और अपस्ट्रीम स्टॉक्स की अब जानेंगे पूरी कहानी।
अब बात उस खबर की जिसने आज कमोडिटी और इक्विटी मार्केट दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कच्चा तेल। जी हां, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आज तीसरे दिन गिरावट देखने को मिल रही है और इसका असर अब शेयर बाजार के ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी साफ दिखाई दिया। आज सुबह निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 0.3% चढ़ा, 11,248 के स्तर तक पहुंचा। लेकिन खास बात यह रही कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन और पेंट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। वहीं ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम स्टॉक्स दबाव में रहे। ब्रेंट क्रूड जो कि पिछले 3 कारोबारी सत्रों में करीब 8% से ज्यादा गिर चुका है। 21 अगस्त को जहां ब्रेंट करीब $92.67 प्रति बैरल पर था, वहीं आज ये $85 के आसपास आ गया। WTI क्रूड भी करीब 2.7% लुढ़का और $80 के आसपास पहुंच गया। क्रूड में इस गिरावट के पीछे वेस्ट एशिया से जुड़े घटनाक्रम अहम रहे। ईरान और ओमान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेम्परेरी शिपिंग पाथवे और डिमिनिंग एफर्ट्स की योजना की खबरों से सप्लाई डिसरप्शन को लेकर कुछ चिंता कम हुई। हालांकि यह समझौता भी फाइनल नहीं हुआ है। वहीं अमेरिका की ओर से ईरान पर सैंक्शंस और सख्त किए जाने की खबरों के बीच बाजार लगातार जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर रख रहा है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। हमारे साथ आज हमारा इस चर्चा में साथ देंगे अनुज गुप्ता जी, जो कि इक्विटी एक्सपर्ट्स हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सर, सबसे पहला सवाल क्रूड ऑयल को लेकर, क्योंकि आज भी क्रूड में हम गिरावट देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि ब्रेंट 3 दिनों में करीब 8% से ज्यादा टूट चुका है। अगर क्रूड में ये गिरावट आगे भी जारी रही तो इसका सबसे बड़ा फायदा आप किस सेक्टर को देते हुए दिखाई दोगे? ओएमसीज, एविएशंस और पेंट कंपनियों को, या फिर बाजार ने इसका ऑलरेडी फायदा इन शेयर्स में पहले ही प्राइस इन हो चुका है? देखिए, क्रूड के प्राइस गिरने का सबसे ज्यादा फायदा तो बाजारों को रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है, पर्टिकुलर ऐसी इकोनॉमी जो कि इंडिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 90% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। वैसे में अगर क्रूड के भाव नीचे आते हैं तो उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिलता है। जहाँ तक सेक्टर वाली बात है, यहाँ पर डेफिनेटली एविएशन सेक्टर में काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एटीएफ फ्यूल ये यूज करते हैं उसका भाव नीचे आता है और उससे काफी हद तक जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो तुरंत एक पॉजिटिव में चला जाता है और एक अच्छा बेनिफिट उनको मिलता है। तो एविएशन सेक्टर को उसका बेनिफिट मिलता है। साथ में पेंट कंपनी, क्योंकि क्रूड एक उसका डेरिवेटिव है और क्रूड जो है पेंट में मिक्सिंग किया जाता है, तो उससे जो उनकी इनपुट कॉस्ट होती है वो यहाँ पर उनकी जो है एक वैल्यूएबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। और जो कंपनी लोअर लेवल पर क्रूड को परचेज करती है तो उनके जो कंपिटिटर हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो एविएशन और पेंट कंपनी को सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट आता हुआ नजर आता है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को भी इसका बेनिफिट होता है, क्योंकि जिसके पास जितना लोअर कॉस्ट का जो पेट्रोल या डीजल होंगे या ऑयल होगा, उतना ही उनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो मैनेज होता हुआ नजर आएगा और रिटेल में वो उतना ही वहां पे ऑफर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एविएशन सेक्टर, ओएमसी और पेंट कंपनी तीनों में ही इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। और डेफिनेटली अगर हम एक मैक्रो लेवल पे बात करें तो इकोनॉमीज को भी इसका बेनिफिट मिलता है। अनुज जी, दूसरी तरफ हमने देखा कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। क्या $80 से $85 का क्रूड का ये जो लेवल है, इन कंपनियों की अर्निंग्स और वैल्यूएशन के लिए क्या कोई चिंता का विषय है? और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि क्रूड में अभी कितनी और गिरावट यहां से गहराती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, हालांकि हमें लगता है कि अगर क्रूड का प्राइस 60 से लेकर $90 के बीच में रहता है तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंज इन कंपनीज को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। छुटपुट गिरावट यहाँ पर आ सकती है, मगर अगर प्राइस 60 से नीचे आते तो डेफिनेटली एक बड़ा सेटबैक इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसमें ओएनजीसी और ऑयल इंडिया है जैसी कंपनीज है उनको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनीज के जो मुनाफा है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर प्राइस दायरे में रहते हैं तो उनका जो मुनाफा है वो मैनेज रहता है, मगर जब प्राइस लगातार नीचे गिरते हैं तो इनका जो मुनाफा है उस पर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। प्लस साथ में जो इस क्रूड के भाव नीचे आने की वजह से जो सरकार का विंडफॉल टैक्स है या रॉयल्टी है उस पर भी जो है दबाव पड़ता हुआ नजर आता है। वो भी कहीं ना कहीं जो है उनकी टोटल अर्निंग पे इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, कंपनी की वैल्यूएशंस भी कम होती हैं, क्योंकि अगर ऑयल का प्राइस नीचे आएगा तो डेफिनेटली जो उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ये जो स्टोरेज है उसका प्राइस नीचे आता है। तो अल्टीमेटली क्रूड के भाव नीचे आने की वजह से ओएनजीसी या ऑयल इंडिया जैसी जो कंपनीज है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ये कंटिन्यूस नीचे आता रहता है तो फिर वो उसका इम्पैक्ट जो है और नेगेटिव हो जाता है। तो अल्टीमेटली
क्रूड के भाव अगर एक रेंज में रहते हैं एक लंबे समय तक तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, बट अगर एक कंटिन्यूअसली फॉल होते हैं तो फिर ऑयल की जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनमें इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है। अनुज जी, आज हमने देखा कि डीमार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयरों में भी आज दबाव आ गया। शेयर करीब 3% से ज्यादा लुढ़का और इसकी बड़ी वजह बनी एक बड़ा ब्लॉक डील। करीब 59 लाख शेयर जो है, 59 लाख से भी ज्यादा, 59,10,000 शेयर यानी कंपनी की करीब 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए हाथ बदली और मौजूदा भाव के हिसाब से इस डील की वैल्यू करीब 2,600 करोड़ रुपए से 2,700 करोड़ रुपए आंकी गई। हालांकि इस ब्लॉक डील में खरीदार और विक्रेता कौन है इसकी अभी कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है और शेयर करीब 3,781 के आसपास कारोबार करता नजर आया और कंपनी का मार्केट कैप करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह रही कि ब्लॉक डील ऐसे समय में हुई जब कंपनी के हालिया Q1 के फाइनेंशियल ईयर के 2027 के नतीजे मजबूत रहे। तो ऐसे इस शेयर्स को आप किस नजर से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि इस शेयर्स में आगे कैसा मूव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, आज अगर हम देखें तो डीमार्ट के शेयर में ऑलमोस्ट करीबन 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। करीबन जो स्टॉक है वो 3826 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक डील हुई है उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें करीबन 69.1 लाख शेयर्स का ब्लॉक डील हुआ है। अगर देखें तो ये टोटल इक्विटी का 1% है, जिसकी वजह से हमने 3% के आसपास स्टॉक मार्केट में शेयर में गिरावट आती हुई नहीं देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक डील का एक टेक्निकल प्रेशर की वजह से हमने यहाँ पे गिरावट आती हुई देखी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की अंडरलाइन ग्रोथ है वो स्टिल पॉजिटिव है, मगर कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे हाई वैल्यूएशन, डीमार्ट हमेशा एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक रहा है और हाई वैल्यूएशन की वजह से उसको चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट की तरफ से भी कई बार उसको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे लाइक फॉर लाइक जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टोर्स की जो बिक्री है कुछ कम होती हुई नजर आई है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है जो कंपनी यहाँ पर फेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट जो है काफी ठीक रहे हैं, बट ऐसे में ये ब्लॉक डील होना कहीं ना कहीं शेयर का जो हस्तांतरण है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर कंपनी का प्रॉफिट की बात करेंगे तो 11% बढ़कर 860.6 करोड़ के आसपास का रह गया। रेवेन्यू 14.9% से बढ़कर 18,794 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मगर कहीं ना कहीं ब्लॉक डील की वजह से और चैलेंजेस की वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिटेबल मार्जिन्स अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि ये जो गिरावट आई है इसमें केवल एक शेयर ट्रांसफरेबल यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं, बट मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो प्राइस में हायर लेवल से थोड़ी सी गिरावट आती हुई नजर आई और अब स्टॉक का प्राइस जो है सपोर्ट के आसपास आ गया। तो हमें लगता है कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे 3600 के आसपास तक मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बाय ऑन डिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए अब रुक कर लेते हैं शंकेश ज्वेलर्स की तरफ, क्योंकि इसकी लिस्टिंग के बाद शेयरों में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली। करीब 11% की लिस्टिंग गेन के साथ बाजार में एंट्री करने के बाद शेयर ने इंट्राडे में 110.99 रुपए तक का स्तर छू लिया। हालांकि बाद में मुनाफा वसूली देखने को मिली और आज शेयर 102 रुपए तक उछला और फिलहाल करीब 96 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। लेकिन इस शेयर में सबसे ज्यादा चर्चा है बल्क डील की। लिस्टिंग के दिन करीब 5 करोड़ 64 लाख शेयरों में खरीद बिक्री हुई और खास बात यह रही कि नोमुरा सिंगापुर ने अपनी पूरी 16,17,000 शेयरों की हिस्सेदारी बेच दी, जबकि पीएन गैडगिल और सन्स ने वहां पर भी हमने देखा कि करीब 23,20,000 शेयर 101 रुपए 5 पैसे के भाव पर खरीदे, यानी करीब 1.57% की हिस्सेदारी हासिल की गई। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफी मजबूत नजर आए। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 26 के बीच कंपनी का मुनाफा 188% से ज्यादा CAGR से बढ़कर 106 करोड़ रुपए 68 लाख पहुंच गया, जबकि टोटल इनकम करीब 1,631 करोड़ रुपए रही। अब यहां पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लिस्टिंग के बाद आई तेजी और बल्क डील्स क्या शंकेश ज्वेलर्स में बड़े इन्वेस्टर्स के बढ़ते भरोसे का संकेत है? अनुज जी, क्या लगता है कि जो ये नोमुरा सिंगापुर ने लिस्टिंग के दिन अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है, जबकि पीएन गैडगिल ग्रुप ने करीब 1.57% हिस्सेदारी खरीदी है,
आप इस बल्क डील को कैसे देख रहे हो और क्या लगता है कि इसे संकेत ज्वेलर्स में किसी बड़े स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट का संकेत माना जा सकता है क्या? देखिए, हो सकता है कि जो नोमुरा सिंगापुर ने अपनी होल्डिंग बेची है, ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो, या उन्होंने आईपीओ लिस्ट होते ही अपनी होल्डिंग बेच दी। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पीएन गाडगिल एंड ग्रुप ने यहाँ पर हिस्सेदारी परचेज भी करी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि जो पीएन गाडगिल है, ये इसका अपना कस्टमर भी है और उसके जरिए ये काफी बड़े बिजनेस भी करते हैं। इनका B2B हैंडक्राफ्ट का बिजनेस है, गोल्ड ज्वेलरी का जो सप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि नोमुरा का जो स्टेप हो सकता है ये स्ट्रेटेजी को, बट पीएन गाडगिल ने इसको खरीदा है, तो ये एक शो करता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कितना कंपनी का फंडामेंटल पॉजिटिव है, या कंपनी की कितने जो एक बिजनेस जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से है। क्योंकि यहाँ पे पीएन गाडगिल ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग यहाँ पर परचेज करी है, करीबन 1.57% की होल्डिंग यहाँ पर करीबन 101 रुपए प्रति शेयर के आसपास खरीदी है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। हालांकि लिस्टिंग के टाइम में नोमुरा का बेचना एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज स्टॉक में गिरावट आती हुई नजर आई है। बट पीएन गाडगिल के द्वारा स्टॉक में परचेजिंग करना ये शो करता है कि कंपनी जो है, पीएन गाडगिल का जो भरोसा है इस स्टॉक में कंटिन्यूअस है और ये यहाँ पर खरीदारी करता हुआ नजर आएगा। तो ये बिजनेस रिलेशनशिप भी यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्योंकि संकेत जो पीएन गाडगिल सन्स है वो संकेत ज्वेलर का ग्राहक भी है और वो B2B का बिजनेस भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा संकेत ज्वेलर के लिए। तो अनुज जी, ऐसे में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? थोड़ा सा वेट करें या इस कंपनी के शेयर्स में अभी जो है वो खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो उनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर करीबन 106 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। कंपनी की अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पी जो है वो लगभग 12.8x के आसपास चल रही है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीबन 51% के आसपास है, ROCE 41% है, जो कि बाकी कंपटीटर के मुकाबले काफी अच्छे। तो कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के नंबर्स जो है वो काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, होल्ड करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि वापिस स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर में 108 110 तक के लेवल पे आ सकता है, जहां पर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं, कंपनी की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, कंपनी का ब्रांड अच्छा है और साथ में जिस तरह गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं तो डेफिनेटली जो ज्वेलरी कंपनीज हैं उनके यहाँ पर जो ROE है उनकी इंक्रीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप्स से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। वरुण बेवरेजेस के शेयरों में भी आज दबाव देखने को मिला और शेयर इंट्राडे में करीब 3% फिसलकर 425 रुपए 25 पैसे तक पहुंचा और इसकी वजह कंपनी का अल्कोहलिक बेवरेजेस और रेडी टू ड्रिंक यानी RTD सेगमेंट में उतरने का बड़ा फैसला रहा। कंपनी ने भारत में एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने का ऐलान किया जो RTD बेवरेजेस, अल्कोहल बेवरेजेस और एलाइड प्रोडक्ट्स के कारोबार में उतरेगी और इसके लिए कीवा स्पिरिट्स एंड कंपनी नाम से नई सब्सिडरी भी बनाई जाएगी। खास बात यह रही कि कंपनी ने इस नए कारोबार की जिम्मेदारी प्रथमेश मिश्रा को दे दी है, जिनके पास कंज्यूमर बिजनेस में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है और वे हाल ही में डाइगियो के कोरिया और जापान बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा कंपनी टूनिशिया में एक जॉइंट वेंचर भी बनाएगी जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसीज, वाटर और डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। यानी कि वरुण बेवरेजेस अब सिर्फ अपने मौजूदा बेवरेज पोर्टफोलियो पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि एल्कोबेव और नए इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी ग्रोथ का रास्ता तलाश रही है। लेकिन बाजार का सवाल यह है कि क्या ये डाइवर्सिफिकेशन वरुण बेवरेजेस के लिए अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा या नए कारोबार में उतरने से एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टमेंट रिस्क भी बढ़ेगा। चलिए अनुज जी से जान लेते हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वरुण बेवरेजेस का अल्कोहलिक और RTD बेवरेजेस में उतरना कितना बड़ा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मूव दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि ये आने वाले 3 से 5 साल में कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है या अभी इसे सिर्फ एक शुरुआती डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, अभी तो ये फिलहाल ये स्टार्टिंग डाइवर्सिफिकेशन है,
बट अगर आप इंडिया अफ्रीका की मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर अल्कोहलिक और आरटीडी सेगमेंट का बहुत बड़ा मार्केट है और उसकी कंटिन्यूसली डिमांड इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस नज़र को रखते हुए इन्होंने यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया, जो कि कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 5 साल का एक टाइम फ्रेम रहेगा बिजनेस पूरा सेटअप में। हालांकि वीवीएल का बहुत बड़ा एक मार्केट भी है और कहीं ना कहीं जो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो काफी बड़ी है, तो उसके थ्रू यहाँ पर बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो है जैसा कि कंपनी अभी फिलहाल नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट तक सीमित थी, अब वो अल्कोहलिक में शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो सकता है जो कि एक लंबी अवधि में जाकर उसको ग्रोथ इंजन की तरह काम करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छोटी अवधि में, क्योंकि देखिए इसमें कॉस्टिंग भी लगता है, बिजनेस एक्सपेंशन भी है, और वो यहाँ पर अब एक सब्सिडरी भी ओपन करने वाले हैं, तो वहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम स्टॉक में गिरावट आती हुई देख रहे हैं। बट हाँ, अगर 3 से 5 साल की बात करें, क्योंकि भारत और अफ्रीका जैसे देशों में यहाँ पर काफी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है इन प्रोडक्ट्स का, तो उनकी डिमांड वहाँ पे बढ़ सकती है। और जिस तरीके से उसका मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो उनके इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, और इनकी जो एबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने की वो यहाँ पर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक स्टेप की वजह से थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि इसका बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए अब रुक कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की तरफ। वहां से भी एक बड़ी खबर है, सीगल इंडिया के शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी यानी RECPDCL के एक बड़े इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर बनकर उभरी है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी को 608 करोड़ रुपए से ज्यादा यानी कि 608 करोड़ रुपए 67 लाख की सालाना ट्रांसमिशन चार्जेस मिलेंगी और इसका ऑपरेशनल पीरियड 35 साल का होगा। तो ऐसे में अनुज जी, इस कंपनी को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि अभी इसके प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 300 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी और इसके अलावा 765/400 केवी का एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन भी तैयार किया जाएगा। और इस ट्रांसमिशन सिस्टम का मकसद होगा लकाड़िया फेज 2, जाम खंबालिया फेज 2 और जामनगर फेज 1 से पैदा होने वाली बिजली की इवैक्यूएशन कैपेसिटी को सपोर्ट करना। तो इस प्रोजेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन टाइमलाइन भी 36 महीने है, जबकि इसके बाद करीब 35 साल का ऑपरेशन पीरियड रहेगा। खास बात यह है कि सीगल इंडिया के शेयर पहले ही लगातार 4 कारोबारी सत्र से तेजी दिखा रहे हैं और इस दौरान करीब 9% और चढ़ चुके हैं। तो अनुज जी, सीगल इंडिया को 36 महीने में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इसके बदले 35 साल तक का एनुअल ट्रांसमिशन चार्जेस भी मिलेंगी। क्या ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म और रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू विजिबल लगता है? आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? देखिए, ये कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक आया है ये डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इनको 35 साल तक एक जो एन्युइटी है या पेंशन टाइप से है वो यहाँ पर मिलती रहेगी, रेवेन्यू सोर्स रहेगा। और कंपनी इस प्रोजेक्ट में तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इसमें, और लॉन्ग टर्म में उनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो है कंपनी का वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो इनको बिजनेस मिला है ये कहीं ना कहीं एक लंबी अवधि के लिए रहेगा, और हम इसका इम्पैक्ट के स्टॉक में भी आता हुआ देख रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में आपको आगे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और चांसेस है कि ऊपर में एक बार स्टॉक का प्राइस 350-360 तक के लेवल पे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ये कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक शिफ्टिंग है, और इससे कंपनी को कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू का सोर्स मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अनुज जी, अब चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे आपकी हॉट पिक क्या रहेंगी कल के ट्रेडिंग सेशन में? क्या लगता है ऐसे कौन से शेयर हो सकते हैं जिनमें इन्वेस्टर जो है अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? और देखिए, यहाँ पर हमें लगता है कि NMDC में खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। हमने आज इसमें अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। करीबन टारगेट उसमें 98 का रहेगा, स्टॉप लॉस 82 पे लगा सकते हैं। दूसरा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से रहेगा, जिसमें कोटक बैंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 395 का रहेगा, टारगेट करीबन 440 तक हो सकता है। और तीसरा स्टॉक GSW स्टील रहेगा। हम देख रहे हैं मेटल सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो GSW में स्टील में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 1305 का लगाएं, टारगेट 1370 तक देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए कल के लिए हॉट पिक देने के लिए। तो अनुज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आप बता दें आपको आज के बाजार दिन भर में आपने देखा कि इंडेक्स पर दबाव जरूर रहा, लेकिन बाजार के अंदर तस्वीर पूरी तरह कमजोर नहीं रही। मार्केट ब्रेड में बढ़त वाले शेयरों की संख्या भी ज्यादा रही, जबकि कच्चे तेल की गिरती कीमतों ने OMCs, एविएशन और पेंट स्टॉक्स को राहत दी। वही
मार्ट के ब्लॉक डील्स, शंकेश ज्वेलर्स के बल्क डील्स और वरुण बेवरेजेस की नई ग्रोथ स्ट्रेटेजी और सीगल इंडिया के बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में ने चुनिंदा स्टॉक्स में खास हलचल पैदा की। अब नजर रहेगी कल के कारोबार पर कि क्या बाजार की ये कमजोरी आगे बढ़ती है या फिर ब्रॉडर मार्केट की मजबूती इंडेक्स को दोबारा संभालने में मदद करती है। बाजार की हर बड़ी खबर, हर जरूरी आंकड़े और हर अहम स्टॉक एक्शन के लिए जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। नमस्कार। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। ऐसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।